नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि भारत की सेनाएं दुनिया में बाकी सेनाओं की तुलना में कहां खड़ी हैं? अपने दुश्मन देशों के मुकाबले हम कितने शक्तिशाली हैं? दरअसल एक बात होती है दुनिया भर की सेनाओं की रैंकिंग, जो सुरक्षा बलों की संख्या, हथियारों, उपकरणों के आधार पर तय की जाती है। और इससे परे है जमीन की हकीकत, जो युद्ध के अनुभव, आतंक के खिलाफ लड़ाई पर निर्भर है। आज हम आपको वो वजह बताएंगे जिसे सुनकर आप खुद तय कर सकते हैं भारत का सैन्य रुख। वो क्या चीज है जो पूरी दुनिया भारतीय सेना से सीखने के लिए तत्पर है? वो क्या वजह है जो दुनिया अपने कमांडोज को हमारे पास प्रशिक्षण के लिए भेजती है? वो क्या बात है कि हमारे योद्धा विदेशी सेनाओं के लिए केस स्टडी है? हमारे युद्ध उनका पाठ्यक्रम है। जो आपका मस्तिष्क है वही सबसे घातक हथियार है। एक समय के बाद शरीर आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन साथ अगर कोई चीज़ नहीं छोड़ती, वो है आपकी सोच। जो भी कार्रवाई हमारे लिए अगले दिन की सेट होती है वो ऐसी होती है कि आप पिछले दिन के मुकाबले अगले दिन बेहतर हों। एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो यहाँ हर इंसान में है कि वो कभी हिम्मत नहीं हारेगा। हमारे पास काबिलियत है कि हम किसी भी माध्यम से हवा, पानी और ज़मीन के माध्यम से दुश्मन के इलाके में जाकर के अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इतिहास गवाह है, भारतीय सेना ने हर चुनौती को एक कीर्तिमान में परिवर्तित किया है। देश की आर्थिक, सामाजिक स्थिति चाहे दुनिया में जैसी भी रही हो, भारतीय सेना का सम्मान हमेशा रहा है। आज हम आपको वो 10 वजहें बताएंगे जिनके बूते भारतीय सुरक्षा बल दुनिया में श्रेष्ठ हैं। ट्रेनिंग सख्त और लड़ाई की तरह। एक कमांडो बराबर 20 दुश्मन। नाकामयाबी मंजूर नहीं, पहले काम फिर आराम अगर मिले तो। ये कोई 8 से 4 बजे की नौकरी थोड़ी, ये तो जिंदगी जीने का तरीका है। आतंकवाद एक ऐसा दुश्मन जो न आंखों के सामने है, न युद्ध के नियम से लड़ता है, जो कहीं से भी, कभी भी, अकेला भी या कितनी भी संख्या में हमला बोलता है। उससे लड़ने के भी कोई नियम नहीं है। आज के दौर में अगर दुनिया की कोई सेना प्रतिदिन आतंक के खिलाफ लड़ रही है तो वो है भारतीय सेना। ये ऑपरेशन महादेव की तस्वीरें हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके जरिए पहलगाम के गुनहगार आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। अगर किसी टेररिस्ट को हराना है तो हमारी सोच उसकी सोच से भी आगे होनी चाहिए। एक आतंकी जिसने सोच ही लिया है कि उसको लड़ना है आखिरी तक, तो फिर हम उसको और किसी रास्ते पे जाने भी नहीं देते एंड उसको हम अंत दिखा ही देते हैं। कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया, तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान युद्ध में मुंह की खाता है तो आतंक फैलाता है, पर भारत के सैनिक लगभग प्रतिदिन आतंक के विरुद्ध एक सफल लड़ाई लड़ते हैं। जो हमारा बेसिक रोल है इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की पवित्रता को हमेशा मेंटेन करके रखना, कि जो सैंक्टिटी ऑफ एलसी जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा हम उसको वैसे रखना चाहते हैं और उसी के लिए हम डोमिनेट करके उसको, हमारे ट्रूप्स को और इस एरिया को अपने अंडर कमांड रखते हैं।
साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फिल्ट्रेशन की अगर हरकत होती है उसको नाकामयाब करना ये मेरे ट्रूप्स का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहता है। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे टास्क है, जैसे कि मेरे इस इलाके में फेंस जाती है, उस फेंस की पेट्रोलिंग करना, ये चेक करना कि फेंस कहीं कटी तो नहीं है, कहीं इन्फिल्ट्रेशन का कोई अटेम्प्ट हुआ तो नहीं है, तो उसको डे नाइट हम चेक करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरीक़ों की हम पेट्रोलिंग करते हैं और रात में जहाँ पर भी हमें शक्य इलाका दिखता है वहाँ पर हम एम्बुश वगैरह भी ले करते हैं। भारत दशकों से आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जो अनुभव हिंदुस्तान के पास है वो किसी के पास नहीं। इस दुनिया में कुल 133 देश ऐसे हैं जिनकी अपनी सेना है। कुछ ऐसे देश हैं जो आर्थिक तौर पर हमसे अधिक विकसित हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी सेना हमसे कहीं पुरानी है। पर कुछ पैमानों पर तुलना के आधार पर भारतीय सेना दुनिया में नंबर 4 पर आती है। इसमें शामिल है जवानों की संख्या, हथियारों की संख्या, हथियार के प्रकार, सरहद का भौगोलिक दायरा जैसे आधार। दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी का ओहदा हासिल है अमेरिका को। नंबर 2 पर है रूस, नंबर 3 पर चीन और चौथे नंबर पर हिंदुस्तान। यह रैंकिंग बहुत हद तक उपकरणों और साजो सामान से प्रभावित है, जिस मामले में हमारी सेना बाकियों से पीछे है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बावजूद अंकों का फासला बेहद कम है। जितने भी जवान जो कि अलग अलग आर्मर्ड इन्फेंट्री सिग्नल्स जो आते हैं यहाँ पे सोल्जरिंग के लिए आते हैं। सोल्जरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है इस भारतीय सेना को, उसी के लिए वो सोल्जरिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे उनको यहाँ पे कॉम्बैट सिचुएशन फेस करने का उनको मौका मिलता है। इन अंकों और पायदान से परे आपको ये जानकारी दे दें कि भले ही चीन की सेना हमसे आगे हो, वो केवल संख्या के आधार पर है। दूसरे विश्व युद्ध में चीन की सहायता करने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भेजना पड़ा था, क्योंकि वो जापानियों के आगे नाकाम साबित हो रहे थे। बता दें कि पाकिस्तान की सेना पूरी दुनिया से मिले असलहे के बावजूद नंबर 12 पर आती है। वैसे भी किसी भी सेना को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए साजो सामान नहीं, सैनिकों का जज्बा चाहिए, जो इंडियन आर्मी के नौनिहालों में कूट कूट कर भरा है। इंडियन आर्मी का हर जवान और हर ऑफिसर वीरता से भरा हुआ है। किस टाइप के सिचुएशंस आ सकती हैं, किस टाइप की प्रेशर्स उनको हैंडल करने हैं, वो उनको उनके बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है। हम एक लीडर को यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं और लीडर का काम है सबसे पहले अपने ट्रूप्स को किसी भी ऑपरेशन, किसी भी वॉर या किसी भी सिचुएशन में लीड करना। तो लीड करने के लिए वीरता चाहिए। एक इंडियन ऑफिसर के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी, इंटीग्रिटी टू हिज सर्विस एंड लॉयल्टी टू द कंट्री। भारत के पास घातक हमलों से निपटने की क्षमता है। पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले का न सिर्फ भारत ने सामना किया है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे प्रिसाइज और सटीक ऑपरेशन किए हैं। 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले का सामना भारत ने किया है और उससे उबरकर सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया है। इसके अलावा भारत आतंकवाद के साथ नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में भी जुटा है और अब नक्सल मुक्त होने की कामयाबी के बेहद करीब है। युद्ध का जितना अनुभव भारत के पास है, उतना दुनिया के कम ही देशों के पास है। यह बात खुद भारत के दुश्मन भी मानते हैं। चीन राष्ट्रीय प्रमाणन सेवा संस्था यानी CNAS के शब्दों में भारत निस्संदेह अधिक अनुभवी और युद्ध परखा पक्ष है, जिसने हाल ही में सीमित और कम तीव्रता वाले संघर्षों की एक श्रृंखला लड़ी है।
इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक युद्ध परखा यानी वॉर हार्डन्ड देश है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से 6 युद्ध लड़े हैं और समय समय पर सीमावर्ती झड़पों का सामना किया है। हमारा चाहत यही है कि हम अपने भारत माता की रक्षा करें। 1948 के बाद जितनी भी जंगें हमने लड़ी हैं, हर जंग में हमने पार्टिसिपेट किया। मर मिलने के लिए तैयार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम रुकते नहीं हैं, बर्फ हो, रात हो, अंधेरा हो, तूफान चल रहा हो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल वक्त कमांडो तक। इन सभी युद्ध और संघर्षों को सिर्फ थल सेना ही नहीं बल्कि सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना के अभूतपूर्व समन्वय से लड़ा गया है। ये सभी युद्ध बहुत जटिल परिस्थितियों में लड़े गए। दरअसल भारतीय सेनाओं की तैनाती भी बेहद कठिन है। 50 डिग्री की गर्मी से -70 की ठंड तक, रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर तक, घने जंगलों से लेकर 22,000 फीट की चोटियों तक, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, भारतीय सेना हर जगह हर परिस्थिति में अजेय है। हमारा मनोबल तो पहले से ही काफी ऊंचा है, भारत माता की सेवा करने के लिए पहले से ही ऊंचा है और इस क्षेत्र में हम अपने हथियार और इक्विपमेंट्स के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं और साथ ही साथ उसका ट्रेनिंग भी करते हैं, जिससे हमें पूरा भरोसा रहता है और इससे हमारा मनोबल ऊंचा रहता है। यहाँ पे क्लाइमेटेशन के लिए 9,000 से 12,000 फीट के ऊपर हम 6 दिन का क्लाइमेटेशन करते हैं और 12 से 15,000 के बीच में प्लस 4 दिन और ऐड कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट 3 स्टेज के अंदर ये किया जाता है और फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 दिन जवान को फुल रेस्ट दी जाती है, अगले 2 दिन 3 किलोमीटर तक वॉकिंग करवाई जाती है और नेक्स्ट 2 दिन 5 किलोमीटर की वॉकिंग करवाई जाती है, जिससे कि वो जवान यहाँ की माहौल के अंदर ढल जाता है और अपने आप को सही तरह से काम कर सकता है। अकेला ट्रेनिंग सेंटर से जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, ये 11,000 फीट की ऊंचाई पे है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रिक्रूट को इतने ऑल्टीट्यूड में नहीं ट्रेन किया जाता है। ये दरअसल एक ऐसी अविश्वसनीय काबिलियत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, क्योंकि दुनिया में किसी देश की भौगोलिक परिस्थितियां अगर ऐसी हो भी तो उसके पड़ोसी ऐसे नहीं जो जटिल जगहों पर तैनाती को जरूरी बनाते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में भी युद्ध लड़ने और जीतने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के पास ही है। पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने में सक्षम भारतीय सेना टाइगर हिल जैसे चट्टानी पर्वत पर भी युद्ध जीत चुकी है, जहां दुश्मन की गोली से बचने के लिए किसी पेड़ की ओट तक नहीं थी। तो घने जंगलों में घात लगाए छिपे बैठे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने की क्षमता भी भारतीय सेना के पास है। हमारा दुश्मन पूरा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बैठा है। कल अगर हमें हमले करने की जरूरत पड़ी तो हमें ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जाके असॉल्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमारे अंदर वो डर रहेगा तो हम कभी वो सक्सेसफुल असॉल्ट नहीं कर सकते। इसलिए डर को हटाना बहुत ही जरूरी है, जो कि इस एकेडमी में यहाँ पे कराया जाता है। भारत ऐसे देशों से घिरा है जिस कारण हमें हरदम कई मोर्चों पर एक साथ लड़ने की तैयारी रखनी होती है। हालांकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि पाकिस्तान और चीन से एक साथ युद्ध लड़ना पड़ा हो, लेकिन फिर भी भारतीय सेनाएं हमेशा से मल्टी फ्रंट युद्ध लड़ने की तैयारी रखती है। आक्रमण चाहे किसी भी दिशा से हो, शत्रु चाहे कितने भी मोर्चों से आए, भारतीय सेना ने हरदम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर इसकी सबसे ताजा मिसाल है। जब सामने था पाकिस्तान, पर उसकी मदद करते चीन और तुर्की जैसे देशों को एक साथ हमने करारा जवाब दिया था। हमने उनको साफ संदेश दिया कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है और हम उनको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया।
युद्ध के दूसरे चरण में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर इस तरह से हमला किया कि 10 मई को उनके डीजीएमओ ने कहा कि वो सीज फायर चाहते हैं। There was a message from the military operations Pakistan that they would want a ceasefire. चीन पाकिस्तान को लगातार हथियार और खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा था, तो तुर्की ड्रोन्स की मदद दे रहा था। Pakistan was the front face. We had China. लड़ाई सामने से पाकिस्तान लड़ रहा था, लेकिन उसको पीछे से चाइना का सपोर्ट हासिल था। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर हम आंकड़े देखें तो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के पास जो भी सैन्य उपकरण आ रहे हैं उनमें 81% चाइनीज हैं। इसके साथ साथ तुर्की ने भी पाकिस्तान को काफी समर्थन दिया। तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का साथी रहा है। जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्ध में पाकिस्तान कर रहा था वो तुर्की से ही आ रहे थे। Along with trained sort of individuals who were there. दरअसल मल्टी फ्रंट वॉर यानी कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक सच्चाई है। उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान और समय समय पर पूरब से बांग्लादेश, साथ ही रोजाना आतंक का दंड। भारतीय सुरक्षा बलों की शक्ति, तैयारी और समन्वय हमें मल्टी फ्रंट वॉर की ताकत देते हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया में चौथी सबसे बड़ी और तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना मानी जाती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास भी वो अनुभव और उपलब्धि है जो उसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। भारतीय वायुसेना युद्ध से लेकर एंटी टेरर ऑपरेशंस में अव्वल है। एक आंकड़े के अनुसार भारतीय वायुसेना के पास लगभग 2500 एरियल एसेट्स हैं, जिनमें लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट विमान, प्रशिक्षक विमान और यूएवी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना में 11 स्क्वाड्रन Su-30 MKI विमान के हैं, 2 स्क्वाड्रन राफेल हैं, 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 के, 3 स्क्वाड्रन MiG-29 के और 5 स्क्वाड्रन जैगुआर के हैं। इसके अलावा भारत के पास अल्ट्रा मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जैसे अपाचे और प्रचंड। दुनिया में जितने भी अपाचे के वर्जन हैं उनमें ये सबसे एडवांस वर्जन है। इसको एको वर्जन 6 बोला जाता है। अपाचे एको वर्जन 6 बोला जाता है। ये सबसे एडवांस्ड वर्जन है। ये तकरीबन एक समय पे लगभग 200 से ज़्यादा टारगेट्स को डिटेक्ट करके उन्हें एंगेज कर सकता है। इसको फ्लाइंग टैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो वी एक्चुअली फील, हमें असल में ऐसा लगता है कि हमें टैंक उड़ा रहे हैं। अल्ट्रा मैन्यूवरेबल टैंक, जिसे हम अपने हिसाब से गाइड कर सकते हैं जैसा हम चाहें। इसमें इस्तेमाल होने वाले वेपन्स में की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हाँ। इसमें हेलफायर जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 70 mm रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है। 30 mm गन है, चेन गन, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने। हाँ। और हवा में हवा से वार करने के लिए स्टिंगर रेडियो मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने आप में ही जो इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और ये उड़ती हुई, जैसे मैंने आपको बताया, उड़ता हुआ टैंक की तरह। उन्नत विमानों और उनकी संख्या से परे भी कई खास कारण और भी हैं जो भारतीय वायुसेना को शक्तिशाली बनाते हैं। भारत के पास सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग सेंटर्स और एकेडमीज हैं। भारतीय वायुसेना के पास दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में ऑपरेट करने का अनुभव है। भारतीय वायुसेना के पास युद्ध का अनुभव है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष और युद्ध में भारत ने हरदम अपना वर्चस्व दिखाया है। भारत के पास 20,000 से अधिक इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं जो विमानों को मिनटों में जंग के लिए तैयार रखते हैं। भारत के पास दुनिया के 3 सबसे अच्छे परिवहन विमान मौजूद हैं, C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J सुपर हर्क्यूलिस और IL-76, जो युद्ध के समय में सैनिकों, उपकरणों और रसद को लाने ले जाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना के पायलट्स दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक फाइटर पायलट मेरे लिए सिर्फ अनुशासन और मेहनत है। अगर आपने कोई अपने दिमाग में गोल रखा हुआ है, आप अनुशासन और मेहनत के साथ उसे अचीव कर सकते हैं, तो मेरे लिए वही फाइटर पायलट है।
I think it is discipline and professionalism and finally a little bit of attitude, definitely. एयर पावर को और पुख्ता बनाती है ड्रोन वॉरफेयर में महारत। ईरान इजराइल युद्ध हो या रूस यूक्रेन जंग, ड्रोन्स की अहमियत जग जाहिर है। ऑपरेशन सिंदूर में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। भारत के पास कई प्रकार के घातक और उन्नत ड्रोन मौजूद हैं, जिनका उपयोग निगरानी और हमले दोनों के लिए किया जाता है। भारत के पास विदेश में निर्मित बेमिसाल ड्रोन्स का जखीरा है, तो स्वदेश में निर्मित अव्वल दर्जे के ड्रोन्स हमारी ताकत को और बढ़ाते हैं। हर युद्ध के दो अहम पहलू होते हैं, पहला अटैक यानी आक्रमण, दूसरा डिफेंस यानी बचाव। भारत की थल सेना हो या वायु सेना हो, दुश्मन के घर में घुसकर उसको नेस्तनाबूद करने की हमारी क्षमता दुनिया ने देखी, और दुश्मन की ओर से होते आक्रमण को हवा में ही राख करने की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा। ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ही था जिसने पाकिस्तान की दिल्ली को निशाना बनाकर भेजी गई मिसाइल को सिरसा में मार गिराया था। तो भारत के वायु रक्षा प्रणाली की ही खूबी है कि ड्रोन से लेकर मिसाइल तक जिस भी चीज से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, उसे हवा में ही नष्ट कर दिया गया। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। अब ड्रोन देखकर लोग भागने लगते हैं, लेकिन हमारे भारत के नागरिक वीडियो बना रहे हैं। भारत का एयर डिफेंस कई लेयर में काम करता है। लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन यानी लंबी दूरी के लिए, इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन यानी मध्यम दूरी के लिए, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी छोटी दूरी के लिए, और वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी बहुत ही कम दूरी के लिए। भारत ने रूस और इजराइल से कई ऐसी सुरक्षा प्रणालियों को अर्जित किया है जो हमारी वायु सीमा को अभेद बनाते हैं। साथ ही भारत में विकसित प्रणालियां भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहद कामयाब रही। यहां तक कि अब दुनिया के कई देश आकाश जैसी प्रणाली को हासिल करना चाहते हैं। साथ ही भारत ने इंटीग्रेटेड एरियल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS के जरिए एक ऐसी व्यवस्था रखी है जो अलग अलग वायु रक्षा प्रणालियों का तालमेल निर्धारित करती है। युद्ध में खतरा केवल दुश्मन देश के सैनिकों से नहीं होता, मौसम भी अपने आप में सैनिकों के लिए बड़ा दुश्मन है। लेकिन ये भारतीय सैनिक हैं जिस्म पर देश रक्षा के फर्ज की वर्दी पहने ये डटे रहते हैं, और इसीलिए लंबे समय तक संघर्ष में ये बिना थके मोर्चा संभालते हैं। गलवान के संघर्ष के बाद चीन को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। चाहे सियाचिन की -30 की ऊंचाइयां हो, चाहे सर क्रीक का दलदली क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान की 50 डिग्री की लू वाली गर्मी हो, चाहे पूर्वोत्तर के खतरनाक जंगल हो, मौसम कितना भी कठोर हो, सूरज की बेतहाशा तपिश हो या हड्डियां गलाती ठंड, हिंदुस्तान के ये बहादुर तैनात रहते हैं देश के लिए।
देखिए और समझिए क्यों हमारी सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना हिमालय की ऊंची चोटियों और सियाचिन जैसे ग्लेशियरों में वर्षों से तैनात है। ऑक्सीजन की कमी में सेना तैनात है ताकि देशवासी सांस ले सकें। खड़वत पोस्ट पर जो है ग्लेशियर में वहाँ पे कई प्रकार के इन्वायरमेंट और टेरेन संबंधी समस्या आती है, जैसे हेल्थ और टेरेन और क्लाइमेट। वहाँ पे जो -60 डिग्री और अधिक ऊंचाई होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर ठंड में -60 तक जाता है। -60 डिग्री तक पोस्ट पर पहुँच जाता है टेम्परेचर। उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे हमें वहाँ पर सांस लेने में और मोबिलिटी करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रॉक क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट और स्नो क्राफ्ट और अवलांच रेस्क्यू जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अच्छे कपड़े और माउंटेन इक्विपमेंट से हर सैनिक सुसज्जित होता है। उसी के बाद फाइनली ट्रूप्स को पोस्ट के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत 13 अप्रैल 1984 को हुई। उसके आने वाले सालों में जवानों को ग्लेशियर में तैनाती से पहले स्पेशल ट्रेनिंग देने का जरूरत महसूस किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर अवलांच रेस्क्यू ड्रिल, करवेस रेस्क्यू ड्रिल, आइस क्राफ्ट तथा रॉक क्राफ्ट में ट्रेनिंग देना मकसद था। जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है वहाँ पर क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज आसानी से पहुँच जाते हैं। हमारी जो सीमा प्रहरी है उनका जज्बा है जो इन सब चैलेंजेस से हमें बाहर निकालता है। एक दुर्गम इलाका है और क्रीक में यहाँ पर कदम कदम पर चुनौतियाँ हैं। दलदली इलाकों में भारतीय सुरक्षा बल लगातार निगरानी बनाए रखते हैं। जहां उमस इतनी ज्यादा होती है कि पानी की कमी से मौत हो सकती है, वहां भारत के वीर लगातार अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। देखिए बीएसएफ के इन जवानों को। चाहे दलदल हो, चाहे कीचड़ हो, पानी हो, सूखा हो, तो हम लोग कर लेंगे। हमें कहीं भी क्या क्या चीजें लेकर चलते हैं? जैसे मैं रोप देख रही हूँ, जैसे कि हमारा पर्सनल हथियार, एमिनेशन इक्विपमेंट जो भी होता है, रोप वगैरह, कमांडो रोप वगैरह होता है। फिर उसके साथ हमारा पर्सनल इक्विपमेंट में बाइनोकुलर वगैरह होता है, जैसे दूर तक देखने के लिए, और बाकी अपना पर्सनल हथियार। रोजाना आप लोग की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी, ये सारी चीज़ें इसका ख्याल रखते हुए? जी मैम, बिल्कुल मैम। विदाउट ट्रेनिंग मैम ये करना थोड़ा टफ हो जाएगा, और इसके लिए हमारी स्पेशल ट्रेनिंग भी चलती है मैम। तब जाकर मैम कमांडो कोर्स, एक क्रीक क्रोकोडाइल का एक्स्ट्रा कोर्स चलता है मैम, तो उसकी वजह से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। नदी, नाले या इस तरह के क्रीक में चलने की अभ्यास की जाती है, तब जाके मैम पॉसिबल हो। रेगिस्तान की तपती रेत भी भारतीय सुरक्षा बलों को डिगा नहीं पाती। कल सुबह 0500 आवर्स तक दुश्मन के हाइडआउट पर हमला करके उसको बर्बाद करना है। क्या आप इस ऑपरेशन के लिए मेरे साथ हो? भारतीय सेना जंगल वॉरफेयर की भी एक्सपर्ट मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के जंगलों से लेकर पूर्वोत्तर के जंगलों तक ऑपरेट करने में इन्हें महारत हासिल है। कोई भी हथियार कितना भी घातक और विश्वसनीय क्यों न कहा जाए, पर उसकी असली परख तभी होती है जब उसका इस्तेमाल किया जाता है एक असली परिस्थिति में। ऑपरेशन सिंदूर कई स्वदेशी हथियारों और सिस्टम्स का भी टेस्ट था, जिसमें वो सफल हुए। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत ही नहीं दिखी, बल्कि इसने भारत की स्वदेशी ताकत का भी लोहा मनवाया। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर की नजरें थी। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया, उसमें स्वदेशी हथियारों की बड़ी भूमिका रही। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने तुर्की के ड्रोन और चीन की मिसाइलों को नाकाम किया। भारत ने पाकिस्तान के चीनी HQ-9 रडारों को भी फेल किया।
आत्मनिर्भर भारत एक हमारा फोकस है, तो मेक इन इंडिया, अगर हमारे वेपन्स और इक्विपमेंट्स अगर मेक इन इंडिया होंगे तो हमारे को ज़्यादा एडवांटेज होगी। बिकॉज जैसे कि हम देख रहे हैं आने वाले कन्फ्लिक्ट से आने वाले जो वॉरफेयर होगी, इट इज़ गोइंग टू बी स्विफ्ट, इट इज़ गोइंग टू बी इंटेंस, और भारी मात्रा में एम्युनिशन और इक्विपमेंट की और नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे दुश्मन को भी कई देश सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ को ऑब्विएट करने के लिए हमें ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, हमारे खुद के इक्विपमेंट्स, एम्युनिशन, हम अपने आप पे निर्भर रहें, ताकि हमें किसी भी लड़ाई या ऑपरेशन के दौरान कभी भी हमें किसी पे डिपेंडेंट ना हो और हम लगातार दुश्मन को उस तरह की हम हानि पहुंचा सकें। जितनी मेरी सर्विस हुई है उसमें मैंने ड्रास्टिक चेंजेस देखे हुए हैं जो इंडियन आर्मी में आए हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ न्यू जनरेशन इक्विपमेंट। आज हमारे हर टुकड़ी के पास, और हर टुकड़ी में मैं बोल सकता हूँ कि हर बड़ी पैर के पास उसका खुद का एक नाइट सर्विलेंस डिवाइस है, जिससे अंधेरे में भी वो दिन की उजाले की तरह देख सकता है। नाइट सर्विलेंस में आज जो हमारे पास सबसे अच्छी साइट है वो मेड इन इंडिया साइट है। अच्छा। और वो वो बहुत हेल्प कर रही है हमें एरिया को डोमिनेट करने में और हमारे काम को आसान तरीके से कंप्लीट करने में। पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बहुत काम किया है। स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन, कामेकाजी ड्रोन, स्काई स्ट्राइकर और आकाश तीर की चर्चा चारों ओर है। ऐसा नहीं है कि भारत ने दूसरे देशों से हथियार खरीदने बंद कर दिए। भारत दूसरे देशों से भी खरीदता है और खुद भी विकसित करता है। रूसी S-400, भारत रूस ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस और स्वदेशी आकाश तीर ने भारत का परचम लहरा दिया। सेवा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलते हुए भारतीय सेना हर आपदा में नागरिकों की मदद को अपना कर्तव्य मानती है। भारतीय सेना केवल युद्ध भूमि पर ही नहीं बल्कि आपदाओं के समय मानवीय सहायता देने के लिए जानी जाती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन में सेना बड़ी भूमिका निभाती है। भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीम्स किसी भी आपदा के समय तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट जाती है। बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी आपदाओं में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना नावों, हेलीकॉप्टरों और रस्सियों की मदद से रेस्क्यू करती है। घायल और बीमार लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस सेवा और फील्ड हॉस्पिटल उपलब्ध कराती है। आपदा प्रभावित लोगों को दवाएं और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराती है। जैसे वायनाड में हुआ था तो वहाँ भी हम अपना डॉग डिप्लॉय किए थे। अच्छा। जी, अभी जो गए हैं डॉग हमारे जी। उसमें भी डिप्लॉय गए हैं। अच्छा। जी, और जैसे भूकंप जहाँ भी होता है वहाँ हमारा डॉग डिप्लॉय करते हैं। जहाँ मशीनरी काम नहीं कर पाता है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉग को डिप्लॉय करके एरिया कवर करते हैं। भारतीय सेना ने समय समय पर देश भर में आई कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में नागरिकों की जान बचाने, राहत पहुंचाने और पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। कैसा होगा भविष्य का युद्ध? कैसा होगा भविष्य का सैनिक? क्या जंगें पारंपरिक तरीके से होंगी या फिर साइबर वॉरफेयर, AI तरीकों से युद्ध भी लड़े जाएंगे? इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को लगातार आधुनिक बना रही है। भारतीय सेनाओं की मजबूती का एक बड़ा कारण यह है कि हम भविष्य की तैयारी करते हैं। भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और आधुनिक संचार प्रणाली जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को तेजी से अपना रही है। थिएटर कमांड्स की स्थापना, नई रणनीतियों और प्रशिक्षण पर जोर, भविष्य के हाइब्रिड युद्ध की तैयारी, इसमें सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल हैं। टैक्टिक्स और एयर नेविगेशन के लिए जो ये सिम्युलेटर है यहाँ पर 2020 में शुरुआत इसकी हुई और हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि दरअसल इससे किस तरीके से चीज़ें बेहतर होती हैं और सरल होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसे हम समझ लेते हैं सर, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बताया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेनिंग VR ट्रेनिंग मॉड्यूल पे ट्रेनिंग कर रहा है। ये इन हाउस डिज़ाइन किया गया है डॉनियर एयरक्राफ्ट के एक्सटर्नल्स एवं एंटीना लेआउट के बारे में सीखने के लिए। ये एक ट्रेनिंग स्टेशन है, इस पे ट्रेनी रूट नेविगेशन बाय डे कर रहे हैं। ये फ्लाइट ट्रेनिंग डिवाइस CRM ट्रेनिंग यानी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग
ट्रेनीज को इम्बार्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक एग्जैक्ट डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का कॉकपिट लेआउट है। इसके सारे इक्विपमेंट और स्विचेस एज पर एयरक्राफ्ट इसमें फिटेड हैं। सो सारे ट्रेनीज एयरक्राफ्ट पे फ्लाई करने से पहले इस FTD डिवाइस पे एयरक्राफ्ट के सारे सिस्टम्स और उनके रिस्पेक्टिव स्विच के पोजीशंस, जो इन केस ऑफ इमरजेंसी बहुत वाइटल होते हैं, उसके बारे में इस प्लेटफॉर्म पे सीखते हैं। सिम्युलेटर क्या आसान कर देता है, समय कम लगता है? वाई सिम्युलेटर और असली उसमें क्यों? इसका फ़ायदा ये है कि सिम्युलेटर 24 घंटे चलाया जा सकता है। जो वीक ट्रेनीज हैं, दे कैन लर्न एज मच एज दे वांट एंड इट saves government the valuable money which is being spent on fuel. तीनों सेनाएं न केवल वर्तमान के खतरों के लिए तैयार हैं, बल्कि भविष्य की जटिल चुनौतियों को भी सामने रखकर खुद को एक आधुनिक, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम बल के रूप में बदल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल से चल रहा है। इजराइल लगभग 2 साल से युद्ध में उलझा है। यानी इतना समझ लीजिए कि युद्ध शुरू करना आसान है, पर रोकना बहुत मुश्किल। क्योंकि जब युद्ध होता है तो असर केवल सेनाओं पर नहीं बल्कि आम इंसान पर पड़ता है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि हम में वार करने की भी शक्ति है और युद्ध रोकने की भी। भारत का विश्वास हमेशा युद्ध रोकने में रहा है, न कि उसे बढ़ावा देने में। भारत की विदेश नीति भी शांति और संवाद पर आधारित रही है। भारत जानता है कि युद्ध अंतिम विकल्प होता है। मसले बातचीत, कूटनीति और समझौते से हल किए जाएं तो बेहतर। युद्ध तभी किया जाता है जब कोई और विकल्प न बचे। अब तक के सभी युद्ध इस बात का सबूत हैं कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया। भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी शांति का समर्थन करता है। भारतीय सेना ने अब तक 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र में सैन्य बल के हिसाब से सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में टॉप 3 में शामिल है। भारत की सेना पर देश और दुनिया दोनों को भरोसा है। बाकी सारी वजहें एक तरफ, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि भारत की सेनाएं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि ये दुनिया में सबसे ऊंचे उसूलों वाली सेना है। अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम।